आज का टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है और इसमें क्या बातें रखी गई और किसने दिया, ये जानेंगे आज हम। तो ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल है, ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो बोर नाम के एक साइंटिस्ट रहे जिन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया, परमाणु मॉडल प्रेजेंट किया था, इसीलिए इसका नाम बोर का परमाणु मॉडल रखा गया था। अब देखते हैं उन्होंने इस मॉडल में क्या बात कही, वो अपनी क्या बात रखना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इसे समझाने के लिए बोर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा गया। जो वो साइंटिस्ट थे वो कहना चाह रहे थे कि जो नाभिक होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रन करते हैं, ये देखिए नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ ये नाभिक, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं वो कभी भी इस नाभिक यानी न्यूक्लियस में गिरते नहीं हैं। उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए मॉडल प्रेजेंट किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले फिगर देखिए फ्रेंड्स आप। अब इसमें इन्होंने कहा कि नाभिक जो न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स गिरते नहीं हैं। तो अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये हमेशा किस में घूमते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, और जब तक ये घूमते हैं तब तक ना ही ये एनर्जी को अवशोषित करते हैं और ना ही उत्सर्जित करते हैं, ना ही ऑब्जॉर्व करते हैं और ना ही उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने सेकंड पॉइंट रखा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक से अधिक ऑर्बिट, मतलब ये ऑर्बिट है, जरूरी नहीं है ये एक हो, दो हो या तीन हो, चार हो, ये एनर्जी लेवल पर निर्भर करता है कि इन ऑर्बिटों की संख्या बढ़ती चली जाए। बोर ने न्यूक्लियस की सबसे निकट जो, मतलब जो उन्होंने जो बताया कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में होते हैं। ठीक है, अब क्या उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस की सबसे पास वाली जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लेवल ये है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, जो सबसे पास वाली एनर्जी लेवल है उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, के, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं के। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल है उसका नाम रखा एल, थर्ड का रखा एम, फोर्थ का रखा एन। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल में रहता है, मतलब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एनर्जी, इनका एनर्जी लेवल हमेशा सेम रहे, तो क्या होगा, संलग्न मतलब अटैच्ड, जो एक दूसरे से अटैच्ड ऊर्जा स्तर हैं, उन जो एक ही ऊर्जा में है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, जो एनर्जी लेवल एक होने के कारण ये एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, बोर ने यह भी बताया कि जो एक ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूद भी सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये क्या है, ऑर्बिट है, तो जरूरी नहीं है इसी ऑर्बिट में ये रहे, ये इससे इस वाले में भी कूद सकता है। ठीक है, और जब ये कूदता है तो इलेक्ट्रॉन का हाई से लो एनर्जी लेवल बताता है। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट्स की। तो फर्स्ट मतलब उन्होंने जो कहा वो देखते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इसे समझाने के लिए बोर ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन हमेशा बंद वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी, और जब तक यह ऑर्बिट में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, या फिर उसकी एनर्जी ना तो अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है, मतलब ना ही ये किसी को अपनी एनर्जी देते हैं और ना ही लेते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक से अधिक, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एक से अधिक ऑर्बिट संभव है। इस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जो ये ऑर्बिट्स थे, ज़रूरी नहीं है एक ही ऑर्बिट हो, बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं और इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इन थर्ड पॉइंट है, बोर ने न्यूक्लियस की सबसे निकट के एनर्जी लेवल को 1
के नाम दिया, मैंने बताया आपको, के नाम दिया। इसके बाद वाले एनर्जी लेवल को क्रमशः 2, 3, 4 को, मतलब 2, 3, 4 को इन्होंने क्या नाम दिया, L, M, N नाम दिया। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल पर रहता है तो उससे संलग्न मतलब उससे जुड़े हुए ऊर्जा स्तर वही होते हैं जो उस ऊर्जा स्तर को हो, मतलब सेम ऊर्जा स्तर रहने चाहिए। बोर ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूद सकता है। इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी वाली ऑर्बिट में कूदता है तो दोनों एनर्जी लेवल में अंतर को क्या कहते हैं, हम HB कहते हैं। HB के रूप में उत्सर्जित होती हैं। मतलब एक से दूसरे में कूदा, यानी हाई से लो वाले ऑर्बिट में कूदता है तो दोनों एनर्जी लेवल के अंतर को HB के रूप में उत्सर्जित होती है। फॉर्मूला क्या दिया गया है यहाँ पर, E1 E2 HB। ठीक है, अब हम जानेंगे, ये मॉडल प्रेजेंट किया बोर ने, अब हम जानेंगे ये मॉडल में कमियां क्या थी। ये उन्होंने बताया कि क्या क्या था, कैसे था। अब हम इसमें कुछ कमियों की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ कमियां, बोर मॉडल की कमियां। तो बोर मॉडल की पहली कमी थी, सूक्ष्म संरचना के आविष्कार से यह बता दिया गया कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बोर द्वारा प्रस्तावित ऑर्बिटल में क्रमशः कहीं अधिक ऑर्बिट एटम संभव है। पहले क्या था, जब बोर ने ये मॉडल दिया तो सूक्ष्म संरचना मतलब माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था भी तो बहुत लो लेवल का था। जब बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स आए तो बताया गया कि जो बोर ने परमाणु मॉडल दिया है उसके हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं, मतलब जो ऑर्बिट उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कार ने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बोर द्वारा प्रस्तावित ऑर्बिट से क्रमशः कहीं अधिक, उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट थे उससे बहुत अधिक ऑर्बिट एटम संभव हैं। इन्होंने जो एटम बताए थे वो बहुत कम रहे सूक्ष्म संरचना आने के बाद बताए गए एटम से। तो अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। बोर द्वारा प्रस्तावित यह धारणा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। उन्होंने कहा था कि वृत्ताकार कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं, बट बाद में यह यह प्रस्ताव था वो गलत माना गया, जबकि सही नहीं था। वास्तव में इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप बनने के बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ना कि वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। बोर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त विभिन्न सेवाओं की एनर्जी तथा पोजीशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोप में हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए प्राप्त फाइन स्ट्रक्चर को स्पष्टीकरण करने में असफल रहा। मतलब जो हाइड्रोजन एटम्स के फाइन स्ट्रक्चर मिल रहे थे हमें, उन स्ट्रक्चर्स को ये क्लियर नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ठीक से। तो तीसरी कमी थी इसकी। चौथी कमी थी, यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रम को भी समझाने में असफल था। जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट थे, ऐसे स्पेक्ट्रम को ये नहीं समझा पा रहा था। तो आई होप आपको बोर का परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल की कमियां समझ आई होंगी। ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये 5 से 10 मार्क्स में आपको मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप अच्छे से इसे रेडी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।